नए कानून के प्रभावी होने के बाद से पुराने कानूनों की स्थिति और नए कानूनों की स्थिति से वकीलों को भी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ तक कि कोर्ट्स को भी उन केसेस का डिस्पोज़ल करने में तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसमें जो एक प्रावधान बना दिया गया है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को तलब करने से पहले, संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त को सुनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन परिस्थितियों में एससी एसटी एक्ट का बनना नहीं पाया जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का होने की वजह से अगर उसका उत्पीड़न किया जाता है, तभी एससी एसटी एक्ट के प्रावधान उस पर आकर्षित होंगे। अन्यथा अगर की सुरक्षा जो कानून जो ने बनाया है, इसके लिए काफी तरीके से चर्चा भी हो रही है। बहुत लोग जो है समझ भी नहीं पा रहे हैं। जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि जो अधिवक्तागण हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कानून किस पे लागू हो रहा है, क्या धाराएं हैं। अभी उन लोगों को पढ़ने में भी काफी दिक्कत हो चुकी है। आईपीसी पढ़ करके आए हैं तो बीएनएस पढ़ने में भी समस्या होती है। ऐसे में हम इस समय लखनऊ हाई कोर्ट में हैं। वहाँ के अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, जो क्रिमिनल लॉयर हैं। हम उनसे जानकारी करेंगे कि आखिर जो ये कानून आया है तो क्या अधिवक्ताओं को क्या समस्याएं होती हैं। सर, स्वागत है चैनल पे आपका। धन्यवाद। क्या सर, ये क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें? आईपीसी जो चेंज हुई है, जो बीएनएस बनाया गया है, देखिए, क्या जो ये कानून बनाया गया है, बेसिकली इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो पुरानी धाराएँ चल रही थी, उन्हीं धाराओं को धाराएँ बदल करके नया नाम दे दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे किए गए हैं जो कानून जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे सीआरपीसी के तहत नहीं रह गई थी, जैसे एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट हुआ करती थी। लेकिन अब वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट थ्रू आउट द इंडिया कहीं पर भी नहीं है, तो उस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से रिलेटेड जितने भी प्रावधान थे, वो प्रावधान अपने आप में निष्प्रभावी हो गए थे, इसलिए उसको हटा दिया गया। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो समय-समय पे कुछ एक जजमेंट्स दिए हैं, उन जजमेंट्स को कानून की शक्ल देते हुए नया ये जो कानून जिसको हम लोग कहते हैं बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको लागू कर दिया गया है। पुरानी सीआरपीसी से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। लेकिन इसका जो एक सबसे बड़ा प्रभाव या दुष्प्रभाव देखने को कहा जाए, जो अभी वर्तमान समय में परिस्थितियां ये हैं कि जो भी केसेस पुराने चल रहे हैं, वो पुराने सीआरपीसी के सिस्टम से चल रहे हैं। नए जो अब जो ऑफेंसेस दर्ज होंगे या जो प्रक्रिया चलेगी, वो उस पर नए कानून प्रभावी होंगे और इस नए कानून के प्रभावी होने के बाद से पुराने कानूनों की स्थिति और नए कानूनों की स्थिति से वकीलों को भी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ तक कि कोर्ट्स को भी उन केसेस का डिस्पोज़ल करने में तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि बार-बार उठा करके देखना पड़ता है कौन-सा सेक्शन कहाँ से किस तरीके से इफेक्टिव हो रहा है। तो ये एक व्यवहारिक दिक्कतें हैं। हमें लगता है 2-4 साल में जब ये चीज़ें सामान्य हो जाएँगी, तो स्थिति पूर्व पुरानी सीआरपीसी की तरह से चलने लगेगी। सर, पुरानी जो आईपीसी थी, अब जो बीएनएस है, तो इसमें क्या पुलिस की रिमांड कुछ बढ़ा दी गई? पुलिस की रिमांड रिमांड का जो प्रावधान था पुरानी सीआरपीसी में था, बीएनएस नहीं बल्कि बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। रिमांड का पीरियड पहले जो होता था वो 14 दिन का होता था, लेकिन बीएनएसएस के लागू होने के बाद से देखने में आया, जनता में भी आया, कुछ सोशल मीडिया में भी आया, लोगों में ये भय था कि पुलिस को असीमित पावर दे दी गई है, वो चाहेगी तो 60 दिन तक जेल में रख सकती है। ऐसा नहीं है, थोड़ा-सा चेंज है उसमें। पहले ये था कि किसी भी सूरत में जो रिमांड दी जाएगी वो 15 दिन से ऊपर नहीं जा सकती थी, लेकिन अब उस प्रावधान को ये क्या किया गया है, एक बार में मजिस्ट्रेट 15 दिन की रिमांड दे सकता है, लेकिन अगर विवेचना पूरी नहीं हो रही है, तो जिन ऑफेंसेस में 60 दिन तक के अंदर चार्जशीट लगनी चाहिए, उसमें मैक्सिमम रिमांड 40 दिन की हो सकती है और जिन ऑफेंसेस में 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगनी है, उसमें 60 दिन के अंदर विवेचना रिमांड दी जा सकती है। तो जो चेंजेस हैं वो सिर्फ इतने से कि टाइम लिमिट बढ़ाई गई है, लेकिन ये टाइम लिमिट भी मजिस्ट्रेट के सेटिस्फैक्शन के बाद ही है। पहले हर हाल में 15 दिन से ऊपर नहीं हो सकती थी, अब वो टाइम थोड़ा बढ़ गया, लेकिन सेटिस्फैक्शन मजिस्ट्रेट का आवश्यक है। सर, जैसे पहले एफआईआर होती, चार्जशीट दाखिल होती थी, तो ये होता था कि अब संज्ञान लिया गया, उसके बाद नोटिस हो जाती थी। अब कह रहे हैं कि पहले अब जो आरोपी जो रहेगा उसको सुना जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? क्या बताएंगे? नहीं, ये व्यवस्था में परिवर्तन आया है, लेकिन वो चार्जशीटेड मैटर्स में नहीं है। देखिए, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती है वो 2 तरीके से चलती है। एक तो ये होता है कि जो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, दर्ज करने के बाद जब उस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट लगाती है,
तो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है और अभियुक्त को तलब करता है। दूसरी व्यवस्था ये होती थी पहले भी और आज भी है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है और वो पुलिस के पास जा रहा है, पुलिस उसकी एफआईआर अगर नहीं दर्ज कर रही है, तो वो कंप्लेंट डायरेक्ट कोर्ट में फाइल कर सकता था। या अगर वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहता है और सीधे कंप्लेंट फाइल करता है, तो वो कंप्लेंट कर सकता था। आज भी ये व्यवस्था है, लेकिन ये जो एक इसमें इस बार जो संशोधन किए गए हैं, इसमें जो एक प्रावधान बना दिया गया है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को तलब करने से पहले, संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त को सुनेगा। ये बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल कानून मुझे लगता है, क्योंकि होता ये था और होना भी यही चाहिए था कि जब कभी भी कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास फाइल होती है, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले उस पर संज्ञान लेगा, क्योंकि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आया है तो उसकी बात पर मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेना ही चाहिए। और संज्ञान लेने के बाद की जो अगली कार्रवाई होती है, वो मजिस्ट्रेट वादी का बयान दर्ज करता था, उसके गवाहों का बयान दर्ज करता था, और अगर लगता था कि पर्याप्त साक्ष्य है तो अभियुक्त को तलब करता था। लेकिन अब जो व्यवस्था कर दी गई है, उसमें यह कहा गया है, नो मजिस्ट्रेट शैल टेक कॉग्निजेंस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द एक्यूज। इसका तो मतलब यह हो गया कि जो मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट दाखिल होगी, उस पर मजिस्ट्रेट मुलजिम को पहले सुनेगा, वादी मुकदमा यानी कि पीड़ित को बाद में सुनेगा। अगर इसका इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा तो जो वादकारी का हित सर्वोच्च होता है, शायद वो अपना अर्थ खो बैठेगा। और मुझे लगता है कि ये कानून जल्दी ही या तो इसमें कोई संशोधन आएगा, अन्यथा हो सकता है कि जल्दी ही इसमें कोई याचिका हो और ये कानून अपने आप में निरस्त किया जाए। तो सर ऐसे में तो जो मतलब जो पीड़ित पक्ष जो होगा, वो तो काफ़ी परेशान हो जाएगा। ऐसे मान मान लिया अगर उसकी सुनवाई नहीं होती, अगर अगर मुलजिम ही की सुनवाई पहले हो जाएगी, तो पीड़ित पक्ष क्या करे इसमें? हाँ, ये सही है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट जाती है और जिस तरीके से जो अमेंडमेंट किया गया है नए बीएनएसएस के अंदर कि संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त को सुना जाना है, तो अगर पहले अभियुक्त को सुना जाएगा तो इससे तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी मनोदशा पे भी प्रभाव पड़ेगा कि मैं पीड़ित हूं, न्यायालय के सामने अपनी गुहार लेकर के आ रहा हूं, न्यायालय मुझसे पहले अभियुक्त को सुनेगी, उसके बाद मेरा बयान दर्ज किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो न्याय के प्रति उसकी आस्था है, इस आस्था पर भी एक प्रहार हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है। सर जैसे आप तो क्रिमिनल लॉयर हैं, तो जो बेल में जो यहाँ पे जैसे बेल आती हैं, तो बेल में क्या कुछ सुधार किए गए हैं? हाँ, बेल में नए कानूनों में ये प्रावधान किया गया है कि पहले बेल देने के बारे में ये तो दिया गया था कि इस तरीके से बेल दी जा सकती है, लेकिन कई बार देखने में आता था कि असीमित समय तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होता था और अपराध की गंभीर प्रकृति होती थी, या गंभीर प्रकृति अगर नहीं भी है तो पर भी असीमित समय तक वो व्यक्ति जो है जेल में रहा करता था। तो इसको लेकर के संशोधन किए गए हैं कि जो किसी भी अपराध के लिए अधिकतम पनिशमेंट है, तो उसको एक अगर पहला अपराध है तो अगर व्यक्ति ने किसी भी वजह से, किसी भी कारण से, चाहे ट्रायल डिले कर रहा है या व्हाटएवर द सर्कमस्टांसेस में भी, लेकिन अगर उसने अपनी अधिकतम सजा का 1/3 समय जेल में बिता लिया है तो वो बेल पाने का अधिकारी हो जाएगा। और अगर एक पहले भी कोई अपराध अगर हो चुका है तो 50% ऑफ द जो उसका सेंटेंस होगा उसको पीरियड कंक्लूड करने के बाद उसको बेल का राइट मिल जाएगा। सर एक जानकारी और चाहेंगे, इस समय काफ़ी रेप के केसेज हों या कहें जो एससी-एसटी के केसेज चल रहे हैं, तो बहुत सारे केसेज, सभी केसेज तो नहीं लेकिन बहुत ऐसे केसेज होते हैं जो फर्जी दर्ज कराए जाते हैं। इसमें जो है जो सामान्य वर्ग है काफ़ी परेशान हो जाता है। तो एससी-एसटी का कुछ क्या हो कि तुरंत उनको गिरफ्तारी हो जाएगी या किस तरह बताना चाहेंगे? देखिए, एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर के पहले भी बहुत सी शिकायतें आती रही हैं और अभी भी होती हैं। एक तो दुरुपयोग की सबसे बड़ी वजह भी है, हालांकि जिस उद्देश्य के लिए ये प्रावधान एससी-एसटी एक्ट में बनाया गया था कि पीड़ित व्यक्ति है तो उसको थोड़ा सा मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन जहां पर किसी अच्छी शुरुआत को किया जाता है वहीं पर उसका दुरुपयोग करने वाले भी लोग आ जाते हैं, और ये एक बड़ी वजह हो जाती है किसी भी कानून के दुरुपयोग करने की, खासतौर से एससी-एसटी एक्ट की। एससी-एसटी एक्ट में प्रावधान है कि पीड़ित व्यक्ति अगर एफआईआर लिखाएगा तो चार्जशीट लगने पर उसको इतना पैसा मिलेगा, सजा होने पर इतना पैसा मिलेगा। तो देखने में आता है कि तमाम एफआईआर इस वजह से भी दर्ज कर ली जाती हैं कि उसमें एफआईआर लिखाने के बाद अगर इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट आती है तो उसको समाज कल्याण विभाग से मुआवजा मिलेगा। दूसरी चीज जो है कि कई बार एससी-एसटी के मुकदमों को लोग अपना व्यक्तिगत स्कोर सेटल करने के लिए भी लिखा देते हैं,
कि हम अगर गलत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति जो सामान्य जाति का है, अगर वो सही बात भी कह रहा है, तो हम उसको उसकी सही बात नहीं पालन करने देंगे, और अगर वो कुछ गलत हमारे खिलाफ अगर कोई करता है, तो हम तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर लिखा देंगे। ये निश्चित तौर पे एससी एसटी एक्ट का एक दुरुपयोग है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स आ रहे हैं, और इवन एससी एसटी एक्ट को बनाने के समय जो उसका जो बेसिक जो मूल उसकी धारणा थी कि यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का होने की वजह से अगर उसका उत्पीड़न किया जाता है, तभी एससी एसटी एक्ट के प्रावधान उस पर आकर्षित होंगे। अन्यथा अगर झगड़े की कोई और वजह है, जैसे कि गांव में देखा जाता है कि खेत का विवाद चल रहा है, नाली का विवाद चल रहा है, या किसी और वजह से झगड़ा हुआ है, और उस झगड़े की वजह से अगर कहीं जाति सूचक अगर शब्द निकल भी गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम विधि व्यवस्थाएं दी हैं। और अभी अभी एक लेटेस्ट हितेश वर्मा का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इन परिस्थितियों में एससी एसटी एक्ट का बनना नहीं पाया जाएगा, और ऐसे मामलों में एससी एसटी एक्ट के मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। देखिए सर, पुलिस की अगर हम बात करें, अगर जो गांव में पुलिस जैसे है थानों पर तैनात है, तो क्या इस बात का पुलिस को क्या ट्रेनिंग नहीं मिली, या उनको कोई पढ़ाया नहीं गया, उनको जानकारी नहीं दी गई? पुलिस तो जो गांव पे कोई भी छोटे मोटे झगड़े होते हैं, और अगर आ गया कि इसमें किसी जासूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया, जैसे कोई तहरीर आ गई है, तो तुरंत उसमें एससी लगा देती है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। तो क्या उनको कोई जानकारी नहीं है, या उनको नहीं लगाना चाहिए? नहीं, देखिए, कानून जब बनता है तो निश्चित तौर पे उसकी जानकारी दी जाती है, सभी को दी जाती है, लेकिन कानून की एक अच्छी बात है कि वो समय के साथ डेवलप होता चला जाता है। जिस समय जब कानून बनाया जाता है, तो उस समय कानून के निर्माताओं की अपनी एक मनस्थिति होती है, उस समय की सामाजिक परिस्थिति होती है, लेकिन धीरे-धीरे उसमें डेवलपमेंट्स आते हैं। वो डेवलपमेंट्स जो आते हैं, वो या तो संशोधन के माध्यम से आते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से आते हैं। तो ये जो जजमेंट्स होते हैं, होना तो ये चाहिए कि इन जजमेंट्स की जानकारी पुलिस वालों को भी दी जानी चाहिए, लेकिन शायद उन तक ये जानकारी या तो पहुंच नहीं पाती है, या पहुंचने के बाद भी वो उस जानकारी को अपने काम की अधिकता की वजह से या किसी भी वजह से वो ले नहीं पाते हैं, और इस वजह से जैसे ही उनके पास कोई कंप्लेंट आती है, वो तुरंत उस पर एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, जो कि गलत है। अगर ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं, लोगों को, पुलिस वालों को इसकी जानकारी दी जाए, तो शायद एससी एसटी या इस तरीके के और जितने भी केसेस हैं, उनके दुरुपयोग में कमी आ सकती है। एक मैं आपको अभी उदाहरण बताता हूं। एक मैंने गोंडा डिस्ट्रिक्ट में वहां के अधिवक्ताओं की आह्वान पे एक सेमिनार हुआ था, जहां पे इस पर मुझसे तमाम प्रश्न पूछे गए। तो एक व्यक्ति थे, मैं नाम उनका नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, जिनके खिलाफ वाद चल रहा था। तो जब मैंने ये केस बताया, तो उन्होंने कहा कि सर, पुलिस वाले बात मानते नहीं, अगर इस जजमेंट की कॉपी अगर मुझे मिल जाए, तो शायद मैं पुलिस वालों को दूं और मेरा उत्पीड़न रुक सके। तो मैंने उनको जजमेंट की कॉपी पूरे साइटेशन के साथ उपलब्ध कराई, जिसको लेकर के जब उन्होंने पुलिस को दिया, तो पुलिस वालों ने भी उसको पढ़ा, और बाद में मेरे पास उनका कॉल आया था, और उन्होंने बताया कि सर, आपके उस दिन के नॉलेज की वजह से मेरे ऊपर से एससी एसटी एक्ट का मुकदमा हट गया है। तो जानकारी का एक अभाव है, जो लोगों को दिक्कत करता है। पुलिस वाले भी गैर जानकारी की वजह से एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। अगर जानकारी दी जाए तो वापस भी हो सकते हैं इस तरीके के। ये रहे हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज मिश्रा जी, जो क्रिमिनल लॉयर हैं। और ऐसे ही हम आपको बता दें कि इसी तरीके से हम इनसे बात करते रहेंगे, आपको तरह-तरह की जानकारी भी उपलब्ध कराते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको कानून संबंधी जानकारी मिलती रहे।